Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and we are doing the previous year questions of UGC Net Economics, which is also the most important part. सबसे important part बनता है हमारा UGC Net Economics का, तो हम कर रहे हैं जुलाई 2018 के previous year questions, पूरी explanation के साथ समझेंगे हर एक question को, ठीक है? So we have given the question number 1. Question number 1 हमारा क्या given है? Which of the following will be true for both monopoly and monopolistic competition in the short run. बात short run की हो रही है और कौन सी मार्केट की हो रही है? मोनोपोली मार्केट की और मोनोपोलिस्टिक मार्केट की. So you have given the 4 options and you need to choose a correct one. So first option हमारा क्या given है कि प्राइस जो है वो greater than होगा मार्जिनल रेवेन्यू के. सेकेंड ऑप्शन क्या है कि प्राइस जो है वो इक्वल होगा मार्जिनल रेवेन्यू के. थर्ड हमारा क्या है कि प्राइस इक्वल होगा किसके? हमारी मार्जिनल कॉस्ट के. और फोर्थ क्या है? प्राइस इक्वल होगा हमारी एवरेज कॉस्ट के. ये चारों ऑप्शंस है. आपको बताना है कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सी बात जो होगी वो बिल्कुल ट्रू होगी. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे डायग्राम बनता है शॉर्ट रन में. सबसे पहले एक छोटा सा देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन का. तो परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें, सो दिस इज द कर्व ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन. यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? हमारे मार्जिनल रेवेन्यू के. और दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन. अब जो है हमारा एमसी कट करता है, और एमसी कहाँ कट करता है? एमसी कट एसी फ्रॉम बिलो. सबसे नीचे से एसी के मिनिमम पॉइंट से एमसी जो है वो कट करता है. सो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा प्राइस जो है मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है. हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल है हमारे प्राइस के. ठीक है, ये बात है परफेक्ट कंपटीशन की. हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है किसके बारे में? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की. तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो कैसा बनता है इसका कर्व? दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू एंड दिस इज द एवरेज रेवेन्यू. ये बनता है हमारा एवरेज रेवेन्यू. अब यहाँ पे एमसी एंड एसी, एमसी कट एसी फ्रॉम बिलो. एसी गया, एमसी ने एसी को उसके मिनिमम पॉइंट से कट किया. यहां आपकी क्या सिचुएशन आती है? परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस. पर यूनिट कॉस्ट को हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू. सो इन दिस सिचुएशन द मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होगा? मार्जिनल कॉस्ट के. मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के जब इक्वल होगा तो वो पॉइंट कौन सा होगा? हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट. और इस लाइन पे अगर हम बात करें तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमारा ग्रेटर देन है मार्जिनल रेवेन्यू के. और एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल है? प्राइस के. प्राइस के इक्वल है हमारा एवरेज रेवेन्यू. और एवरेज रेवेन्यू किससे ग्रेटर है? मार्जिनल रेवेन्यू से. एवरेज रेवेन्यू की लाइन ऊपर है और मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन नीचे है, इसलिए ही समझ में आ जाता है. सो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है हमारे मार्जिनल रेवेन्यू से. दूसरी बात, प्राइस ग्रेटर होगा किसके? मार्जिनल कॉस्ट के, बिकॉज एमसी इज इक्वल टू एमआर. सो नाउ यहाँ पे बहुत हार्डली ही डिफरेंस होता है मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में. डायग्राम एकदम सिमिलर सा ही होता है. मोर स्टीपर और लेस स्टीपर की बात आ जाती है. तो अगर हम बात करें शॉर्ट रन की तो हमारा करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हमारा प्राइस जो है वो ग्रेटर है किसके? मार्जिनल रेवेन्यू के. एवरेज रेवेन्यू भी गिवन हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने. You have given the following matrix which describe the respective strategies and corresponding payoff of firms A and B operating in duopoly. Duopoly market में firm A और B ऑपरेट कर रहे हैं. payoff matrix है जो ये टेबल शो कर रही है. टेबल आपकी ये है. फर्म A है, फर्म B है, सिचुएशन दे रखी है. एडवर्टाइजमेंट अगर एडवर्टाइज करते हैं तो, नहीं एडवर्टाइज करते हैं तो कितना प्रॉफिट अर्न होगा. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या आर ट्रू फॉर द अबव गेम. इस गेम के लिए कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी? यू हैव गिवन द कोड्स गिवन है. फर्म ए हैज नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी, फर्म बी हैज अ डोमिनेंट स्ट्रेटजी, द गेम हैज अ नैश इक्विलिब्रियम, नाइदर फर्म ए नॉर फर्म बी हैज अ डोमिनेंट स्ट्रेटजी. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ध्यान से समझना. ठीक है. सबसे पहली बात, पे ऑफ मैट्रिक्स है ये. अब फर्म ए की कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है. फर्म ए की कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है.
इसका मतलब क्या है कि फर्म ए डिसीजंस डिपेंड ऑन व्हाट फर्म बी विल डू। जैसा फर्म बी करेगी फर्म ए का डिसीजन उसी पे डिपेंड होगा। फर्म ए की खुद की कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है। अब अगर हम बात करें इफ बी एडवर्टाइज, अगर बी एडवर्टाइज करता है तो ए भी एडवर्टाइज करेगा। अगर बी एडवर्टाइज नहीं करता तो ए को बिना एडवर्टाइज करे ही बेनिफिट हो रहा है तो ए भी क्यों करेगा। ए की खुद की कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। इस चीज को समझते हैं कि जो मैंने बात बोली है कि ए की स्ट्रेटजी नहीं है, बी की है, वो क्यों है। तो सबसे पहले नाउ आप सपोज करो कि बोथ फर्म्स हैं वो मिलकर डिसीजन ले रही है, एक टाइम पे डिसीजन लिया जा रहा है, मतलब बोथ फर्म्स टेकिंग डिसीजन एट द सेम टाइम। अब इस टाइम पे फर्म ए क्या करेगी, जब दोनों ही सेम टाइम पे डिसीजन ले रहे हैं तो फर्म ए क्या करेगी। तो बात करते हैं, फर्म ए टेक्स डिसीजन विच फर्म बी इज लाइकली टू टेक। फर्म ए वही डिसीजन लेगी जो फर्म हमारी बी लेगी। इसका मतलब क्या है कि फर्म ए जो है अपने आप को इस सिचुएशन में डालेगी फर्म बी के सिचुएशन में कि अगर फर्म बी होती तो क्या करती, ऐसा सोच के करेगी। और फिर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेगी कि मेरी जगह बी होती तो बी के लिए बेस्ट क्या होता। अब बात आती है कि अगर फर्म ए एडवर्टाइज करती है तो बी को कितनी अर्निंग हो रही है, 6 की, ठीक है, और बिना एडवर्टाइज करे कितनी अर्निंग हो रही है, 0 की। दूसरी बात, अगर फर्म ए एडवर्टाइज नहीं करती है तो बी को अर्निंग कितनी हो रही है, 9 की। और अगर नहीं करती है एडवर्टाइजमेंट, बी नहीं करती एडवर्टाइजमेंट तो कितने की हो रही है, 2 रुपीज की, ठीक है। अब फर्म बी की क्या है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, क्या करने की, एडवर्टाइज करने की। उसको नहीं फर्क पड़ता ए क्या कर रहा है, ए क्या नहीं कर रहा, उसकी खुद की स्ट्रेटजी है। कैसे, देखो नाउ फर्म जो बी है वो रेशनल बन जाएगी और फर्म ये जानती है कि फर्म बी जो है वो एडवर्टाइजमेंट करेगी। सो फर्म क्या चूज करेगी कि बेस्ट स्ट्रेटजी किस कॉलम में से, ए कॉलम में से। अब ये ए कॉलम में से बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करने का मतलब क्या है, नाउ फर्म ए क्या सोचेगी, एडवर्टाइजमेंट करने की सोचेगी। क्यों, क्योंकि उसको 11 रुपीज मिल रहे हैं करके अगेंस्ट द 7 के अगेंस्ट। अगर वो नहीं करती तो 7, और अगर करती है तो उसको कितने मिल रहे हैं, 11 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब मैंने ऐसे बोले 11 का गेन हो रहा है। नाउ इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। नैश इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ऐसी स्ट्रेटजीज जो हर एक प्लेयर बिलीव करता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल बेस्ट है, अपनी स्ट्रेटजी को बेस्ट मान के वो चलता है। उसको अपोनेंट की स्ट्रेटजी भी पता होती है उस टाइम पे कि अपोनेंट क्या खेल रहा है, मुझे क्या खेलना है, इसलिए प्लेयर जो है वो सेटिस्फाइड रहता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है ना वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। उसके पास कोई ऐसा मोटिव नहीं रहता कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करे। ये सिचुएशन तो आ जाती है नैश इक्विलिब्रियम की। अब यहाँ पे एक और बात आती है, अब बात हो नैश इक्विलिब्रियम की या फिर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी की, तो दोनों में ही ना डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस है क्या, सबसे पहले डोमिनेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पे हर एक प्लेयर जो है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी को चूज करता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे बंदे की क्या स्ट्रेटजी है, कौन से केस में, डोमिनेंट के केस में। उसको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि बी की क्या स्ट्रेटजी है, ए की क्या स्ट्रेटजी, नहीं, वो अपने लिए बेस्ट चूज करेगा। और दूसरी बात, जब हम नैश इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो नैश इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हर एक प्लेयर जो है वो चूज करता है बेस्ट स्ट्रेटजी, प्लस उसको अपोनेंट की स्ट्रेटजी भी पता होती है। देखो यहाँ पे फर्म ए और फर्म बी दोनों की ही बात पता है, कब एडवर्टाइजमेंट करें, कब एडवर्टाइजमेंट ना करें, करने से कितना फायदा होगा, ना करने से कितना फायदा होगा। तो ये बहुत ऑब्वियस है। तो नैश इक्विलिब्रियम पॉसिबल तभी है जब हम ये एज्यूम करें कि सारे जो प्लेयर्स हैं वो रेशनल प्लेयर्स हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो ये हमेशा सही भी नहीं होता, और ऐसा क्यों है। अब कई बार क्या बात आती है कि हमें क्या लगता है कि ओपोनेंट को क्या पता पूरी जानकारी ना हो। अगर हमारे दिमाग में ये बात आ गई तो ये क्या हो जाएगी, इर्रेशनल वाली सिचुएशन होगी। रेशनल क्या होगा कि मैं ये सोचूं कि फर्म बी भी बेस्ट चूज कर रही है तो मैं उसके अकॉर्डिंग चूज करती हूँ नैश इक्विलिब्रियम के केस में। अब हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करेंगे जहां पे जब मेरे दिमाग में ये आ जाए कि फ्रॉम बी की स्ट्रेटेजी मुझे नहीं पता सही होगी गलत होगी, तो इस सिचुएशन में मैं सिर्फ ऐसा सोचूंगी कि मेरे लिए मैक्सिमम गेन
मैं जितना भी मिनिमम गेन कर सकती हूँ ना, सॉरी, जितना भी मिनिमम गेन अपना कर सकती हूँ उतना मैं करूंगी। सो इस सिचुएशन में या इस स्ट्रेटजी का नाम क्या होता है? इस स्ट्रेटजी का नाम होता है मैक्सी मिन स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का नाम क्या होगा? मैक्सी मिन स्ट्रेटजी, जहां पे अपने गेन को, मिनिमम गेन को एक फर्म मैक्सिमाइज करना चाहती है। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस पे चले, हमें तो करेक्ट चूज करना है। सबसे पहली बात, ए फर्म की खुद की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो बी के हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। बी की खुद की स्ट्रेटजी है, बी हैज अ डोमिनेंट स्ट्रेटजी, बिल्कुल सही बात है। और ये जो गेम है वो नैश इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हमने दूसरे बंदे को देख के जो है स्ट्रेटजी ली है। सो ऑप्शन ए, बी और सी जो हमारे होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। तो अब अपने अगर कोड की तरफ देखें तो कोड हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, फोर्थ कोड हमारा करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करना है। अब ये स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है हमारी कोरनोट इक्विलिब्रियम इज अ नैश इक्विलिब्रियम, और दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या है? स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम इज अ नैश इक्विलिब्रियम। तो इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले, जब एक मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है तो फर्म जो है बेस्ट चूज करती है, उनके पास रीजन ही नहीं होगा प्राइस और आउटपुट को चेंज करने का। ठीक है, दूसरी बात, नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है? अभी अभी हमने समझा। इक्विलिब्रियम जो होता है ओलिगोपोली मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट मतलब जहां पे फ्यू सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। तो यहां पे हर एक फर्म क्या चाहती है कि वो अपना बेस्ट दे, और उसके पास पता होगा कि कंपटीटर क्या कर रहा है, मेरा कंपटीटर क्या कर रहा है। मिलके प्राइस आउटपुट डिसाइड करते हैं, पता है कि मेरा कंपटीटर क्या कर रहा है। सो ये कंपटीटर्स भी अपना बेस्ट करेंगे और फर्म को बेस्ट देंगे। सो कोरनोट इक्विलिब्रियम जो है वो नैश इक्विलिब्रियम है, और ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कब रीच कर सकते हैं? जब हमारी अजम्पशन रहे जीरो। ठीक है, वेरिएशन नहीं करे। अगर हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं यार, सामने वाला बंदा क्या पता सही ना कर रहा हो, सो नहीं, हमारे पास साइड वाले पर्सन की, ओपोनेंट की पूरी स्ट्रेटेजी होगी, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरी बात, स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम एक लीडरशिप मॉडल भी आप इसे कह सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीडरशिप मॉडल। लीडरशिप मॉडल में क्या होता है? यहाँ पे जो गेम होते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे लीडर फर्म मूव करेगी ना जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उसकी फॉलोवर फर्म जो है वो मूव करेगी। अब बात आती है कि स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम, एक और चीज समझने वाली है कि सबसे बड़ी बात तो नहीं है कि यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से इकोनॉमिस्ट हैं। तो जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं ये हमारे, जिनका नाम है वॉन स्टैकलबर्ग, जिन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, और उस बुक का नाम था मार्केट स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम। और ये बुक उन्होंने 1934 में पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने स्टैकलबर्ग लीडरशिप मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम कब की थी इन्होंने? 1934 में की थी। तो हमारे दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे सही होते हैं। कोरनोट इक्विलिब्रियम भी नैश इक्विलिब्रियम है, स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम भी नैश इक्विलिब्रियम है। तो बोथ ऑप्शंस ए एंड बी इज करेक्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें मैच द लिस्ट विद लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, दो लिस्ट हमें दे रखी है। पहली लिस्ट में हमें कंसेप्ट का नाम गिवन है, दूसरी लिस्ट में हमारे इकोनॉमिस्ट का नाम गिवन है। तो ये बहुत ही मजेदार सा कंसेप्ट है, समझते हैं। क्या गिवन है? पहला हमारा प्रॉफिट एज अ डायनामिक सरप्लस। प्रॉफिट क्या है? एक डायनामिक सरप्लस का पार्ट है। दूसरा हमारा क्या है? प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर इनोवेशन। प्रॉफिट जो है वो इनोवेशन का पार्ट है। दूसरा, प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग। और चौथा क्या है? प्रॉफिट अराइज ड्यू टू मोनोपोली पावर इंजॉयड बाय द प्रोड्यूसर। देखो यहाँ पे क्या बात होती है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने बात कही है कि इंसान को, एक फर्म को प्रॉफिट कब मिलता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट कब मिलता है। पहले ने कहा कि प्रॉफिट एक डायनेमिक सरप्लस का पार्ट है, ठीक है। दूसरे बंदे ने कहा कि अगर आप फर्म्स में इनोवेशंस लेके आओगे, अगर आप चेंजेस ला रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, तो उसका पार्ट क्या है? प्रॉफिट है, उससे आपको प्रॉफिट जो है वो अर्न हो रहा है। अगला तीसरा बंदा क्या कहता है कि प्रॉफिट किसका रिवार्ड है? अनसर्टेनिटी का। आप अनसर्टेनिटी बियर करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। मोर रिस्क मोर गेन, ये स्ट्रेटेजी। चौथी हमारा, तो फोर्थ पर्सन हमारा क्या कहता है कि प्रॉफिट जो है वो किसका पार्ट है? आप मोनोपोली मार्केट में हो भाई, आपके मन में जो आ रहा है वो सेल कर रहे हो, उतने प्राइसेस पे सेल कर रहे हो, बंदा ले रहा है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये बात की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉफिट एज अ डायनेमिक सरप्लस, तो इसके बारे में बोलने वाले हैं हमारे जेबी क्लार्क। जेबी क्लार्क ने ये बात बोली थी। दूसरा है प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर इनोवेशन।
इसको बोलने वाले थे हमारे जेस कंप्यूटर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो तीसरा है हमारा प्रॉफिट एज ए रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग। तुम अनसर्टेनिटी बियर करो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। इसको कहने वाले कौन थे? एफ एच नाइट। फोर्थ क्या है हमारा? प्रॉफिट अराइज ड्यू टू मोनोपोली पावर इंजॉयड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मोनोपोली पावर इंजॉय कर रहा है इसलिए उसको प्रॉफिट मिल रहा है। इसको कहने वाले कौन थे? क्लैकी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। फोर्थ तो आप देख ही लोगे आप। नेक्स्ट, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज। जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा तो हमारा स्लोप क्या होगा? एमसी कट एसी फ्रॉम बिलो। हमेशा बिलो से काटता है, जब एसी मिनिमम हो वहां से एमसी कट करता हुआ जाएगा। ये सिचुएशन क्या है? जब हमारा एमसी एसी के इक्वल है। एवरेज कॉस्ट का स्लोप क्या है? 0 है। यहां कौन सी सिचुएशन है? जब हमारा एसी ग्रेटर देन है एमसी के। और यहां कौन सी सिचुएशन है? जब हमारा एमसी ग्रेटर है किसके? एसी के। और ये सिचुएशन जहां पे एमसी एसी दोनों इक्वल है, एसी का स्लोप क्या है? 0 है। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द फंक्शन ऑफ Q इज इक्वल टू A कैपिटल अल्फा लेबर बीटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ऑप्शंस हमारे गिवन है। द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 1, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इक्वल होगा एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के। तो सबसे पहली बात ये आइडिया है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। ये क्या कहते हैं? आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है? आउटपुट डिटरमाइन होता है आपने कैपिटल कितनी लगाई, कैपिटल का इनपुट कितना है, लेबर का इनपुट कितना है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितनी है। ये सारी चीजें कहने वाले थे हमारे कोब डगलस जी। इन्होंने ये बात बोली थी। तो इन्होंने कोब डगलस प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन किया था? इन्होंने डिफाइन किया था दैट you will earn the output only when you have the input labor capital। कैपिटल को उन्होंने अल्फा के रिस्पेक्ट में और लेबर को बीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहां पे वाई मतलब आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, के मतलब हमारा कैपिटल इनपुट, एल मतलब हमारा लेबर इनपुट, और अल्फा और बीटा क्या है हमारे? अल्फा और बीटा है इलास्टिसिटी। कैपिटल की इलास्टिसिटी अल्फा, लेबर की इलास्टिसिटी बीटा। तो ऑप्शन पे अगर हम चलें तो आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्या है हमारी? कैपिटल के रिस्पेक्ट में इलास्टिसिटी क्या है? अल्फा है। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When an information asymmetry is observed after an agreement, ध्यान देने वाली बात, after an agreement is obtained between individuals, it is called। एग्रीमेंट के बाद सिग्नलिंग कहेंगे, मोरल हैजार्ड कहेंगे, नन ऑफ द अबव कहेंगे, बोथ ऑफ द अबव कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इट्स यूजुअली लीड टू 2 प्रॉब्लम्स। पहली आती है हमारी एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम, दूसरी आती है हमारी मोरल हैजार्ड की प्रॉब्लम। ठीक है, अब सबसे पहले एडवर्स सिलेक्शन की बात करें तो मान लो आप एक एग्जांपल लो, एक पर्सन है जिसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है। वो पर्सन लाइफ इंश्योरेंस लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा या वो पर्सन जो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा है, जिसको लग रहा है भाई मुझे तो कोई बीमारी नहीं होने वाली, वो पर्सन लाइफ इंश्योरेंस लेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कौन सा पर्सन लेगा? जिसकी हेल्थ जो है साथ नहीं दे रही है। सो यहाँ पे जो बिहेवियर होता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की एडवांटेज कब ली जाती है? बिफोर एन एग्रीमेंट। तो बिफोर एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट से पहले ही तो सेलेक्ट करोगे ना। एग्रीमेंट कर लिए तो उसके बाद सिलेक्शन के लिए बचेगा ही क्या? तो एग्रीमेंट से पहले वाली जब बात आती है तो होता है एडवर्स सिलेक्शन। दूसरी बात आती है मोरल हैजार्ड। मोरल हैजार्ड में अगर मान लो कि किसी ने फायर इंश्योरेंस लिया और वो बंदा क्या सोच रहा है कि भाई मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर मेरी दुकान में आग नहीं लगी तो बंदा क्या करे? दुकान में आग लगा दे, ऐसा कुछ। तो बिहेवियर जो है वो कब चेंज होता है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का कब एडवांटेज लिया जाता है? आफ्टर अ ट्रांजेक्शन। यहाँ इंश्योरेंस हो चुका, ट्रांजेक्शन हो चुकी, ट्रांजेक्शन के बाद की बात है। सो आफ्टर एन एग्रीमेंट में क्या आएगा? हमारा मोरल हैजार्ड। सो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन डायग्राम आफ्टर द प्राइस चेंज द प्राइस लाइन शिफ्ट्स फ्रॉम PQ to PQ dash and consumer comes to an equilibrium at a point B instead of point A. Then what is true for potatoes?
देखते हैं, चलो पॉइंट है क्या हमारे। देखो ये हमारी लाइन है, पी क्यू से हम किसकी तरफ शिफ्ट कर गए, पी क्यू वन की तरफ शिफ्ट कर गए। जब हम पी क्यू पे थे तो हमारा इक्विलिब्रियम था ए, पी क्यू वन पे आए तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया, बी हो गया। तो ये केस है हमारा गिफिन गुड्स का। अब ये गिफिन गुड्स का केस क्यों है, तो सबसे पहली बात, गिफिन गुड एक इंफीरियर गुड्स का ही कैटेगरी है। इंफीरियर गुड्स एक बड़ी टर्म है, उसमें से क्या लिया है, इन गिफिन गुड्स लिया है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह सकते हैं, that all inferior, not all inferior goods are giffen goods, सारे inferior goods giffen goods नहीं होते हैं। अब कौन से inferior goods giffen goods होते हैं वो समझते हैं, जिनका इफेक्ट जो है, जिनके प्राइस में चेंज आने से उनकी डिमांड में अगर चेंज आ जाए वो गिफिन गुड्स कहलाते हैं। और वो चेंज भी कैसे, जैसे विद द फॉल इन प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड्स इट्स डिमांड ऑल्सो फॉल, उसकी डिमांड भी फॉल करे, तो ये आ जाता है गिफिन गुड्स का केस। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आया और गिफिन गुड्स किस सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। सो यहाँ पे केस कौन सा है, हमारे गिफिन गुड्स का। ठीक है, नॉर्मल गुड्स को हम इनकम से भी करते हैं कैलकुलेट, की इनकम ज्यादा तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे, इनकम कम नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम करेंगे। इंफीरियर गुड्स की अगर इनकम ज्यादा है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करेंगे, इनकम कम है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिमांड फंक्शन क्या एक्सप्रेस करता है, क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन, दैट इज प्राइस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा पहला जो है वो बिल्कुल सही होता है। प्राइस जो है किसका फंक्शन है, हमारी डिमांड का। दूसरी बात, द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड, जो पहली फंडामेंटल थ्योरम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, क्या चाहती है वो, पहला, दैट देयर बी एन एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी, हर कमोडिटी के लिए एफिशिएंट मार्केट होनी चाहिए। दूसरी बात, दैट द इकोनॉमी ऑपरेट एट सम पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। तीसरा, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स टू बी प्राइस टेकर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हमारे क्या हो, प्राइस टेकर हो। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या अराइज होती है कि 1950 की अगर हम बात करें तो एरो और डेब्यू, इन्होंने एडम स्मिथ के साथ मिलके दो फंडामेंटल थ्योरम जो है वो दी थी, किसकी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। पहली फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, पहली थ्योरी क्या कहती है कि सर्टेन कंडीशन में हर एक कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम क्या होगी, पैरेटो एफिशिएंट। पैरेटो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि एक इकोनॉमी जब कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में है तो दैट नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। भाई तुम बेहतर नहीं बन सकते दूसरी चीज को खराब करके। पहली बात, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अगर मैं दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही हूं और मैं इस पे अपने सारी रिसोर्सेज लगा देती हूं तो मैं ये दूसरी कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं चाहती हूं कि मैं ये सेकंड कमोडिटी प्रोड्यूस करूं तो मुझे यहां से अपनी आउटपुट जो है, क्वांटिटी जो है वो कम करनी पड़ेगी, तभी मैं इस सेकंड पे कुछ लगा सकती हूं। सो नो वन कैन मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। ये है हमारी पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, हमारी सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि सर्टेन कंडीशंस में जब हर कोई पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन कर लेता है रिसोर्सेज का, किसके थ्रू, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट के थ्रू। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट का मतलब है कि भाई पावर जो है डिवाइडेड हो, सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में ही सारी पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो थ्योरी है, ये जो थ्योरम है वो रेलिवेंट है कई सारे डिस्कशंस। गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। देखो गवर्नमेंट क्या है, एलोकेट करती है रिसोर्सेज को। तीन तरीके की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, और हमारी एक तो मार्केट इकोनॉमी होती है जिसमें मार्केट का रोल है, एक मिक्स्ड है और एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में पूरा गवर्नमेंट का रोल है, किस तरीके से रिसोर्स एलोकेशन होंगे गवर्नमेंट बताएगी। मार्केट इकोनॉमी में फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों की बात होगी। तो पॉसिबल कब है, जब कॉम्पिटिटिव फर्म्स, देखो जब हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें और बहुत इवन हम बेटर ही करें, ठीक है,
और एक और बात क्या आती है कि इस केस में इक्विटी जो है वो इंपॉर्टेंट रखी जाए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो लेकिन इक्विटी के साथ हो, इक्विटेबल हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, उसमें देयर बी एन एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी, हर कमोडिटी के लिए एफिशिएंट मार्केट होनी चाहिए। अगर मान लो रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम ही ना आए तो हर एक डिमांड, जो बंदा डिमांड कर रहा है वो गुड्स प्रोड्यूस होंगे। दूसरी बात, that the economy operate at some point on utility possibility curve, हाँ ऑब्वियस सी बात है भाई, यूटिलिटी तुम काम करोगे। तीसरी बात, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या रहेंगे, प्राइस टिकर रहेंगे। तो ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे सही हैं, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट होता है बिल्कुल। तो आज के हम 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, डेली हम ऐसे ही 10 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के। अभी जो हमने स्टार्ट किया है जुलाई 2018 का किया है, ऐसे सारे करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को समझते रहेंगे। एक्सप्लेनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बेसिक्स उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब दूसरी बात, और चलो पहली और आखिरी बात मैं क्या कहती हूँ कि कंप्लीटली किसी पे डिपेंड मत रहना, जो हमेशा से मैं कहती आई हूँ, अपनी तैयारी साथ साथ रखना। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करना इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स उसके साथ साथ क्लियर होंगे। दूसरी बात कि मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी, सारे टॉपिक्स करवाऊंगी लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, साथ साथ हमारे पुराने टॉपिक्स भी चलते रहेंगे जिससे हमारे बेसिक्स भी कंप्लीट होते रहे, और साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो भी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम देंगे, जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। हमेशा मुस्कुराते रहना, खुश रहना, जिंदगी में मजे करना।